चलो तो हम लोग राइजिंग ऑफ अंग्रेज पढ़ लेते हैं। ठीक, नया टॉपिक, नया हेडिंग। यहाँ से ही आपका जो है आधुनिक भारत का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, अब आपको अगर आए कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन आता है, और हर एग्जाम में आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्यकालीन में जाएंगे तो केवल मुगल वंश पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक, प्राचीन इतिहास में जाएंगे, शुरुआत में वही बस सिंधु सभ्यता पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा पुरातन जमाने का पढ़ लीजिए, आँख की खोज कब हुई, आँख का प्रयोग कब हुआ। ठीक है, मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, पहला मानव कहाँ से आया, हाथ का प्रयोग किस मानव ने किया। ठीक है, फलाने काल में किस चीज़ की खोज हुई, अंत्योष्टि संस्कार किस काल में प्रारंभ हुआ। ये बच्चों वाले क्वेश्चन से ही पेपर में आता है पेपर क्वेश्चन, और कहीं से कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रिज तो होता है ना, वो ब्रिज जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अब आ रही है आवाज़? आ रही? माइक में चिल्लाना नहीं चाहिए, धीरे से बोलिए, बहुत तेज़ जाती है आवाज़। आ रही होगी सही से आवाज़, है ना? बस यही थोड़ा आराम मिलता है, बस इसीलिए माइक लगा लेते हैं कि चिल्लाना। अब हम ऐसे बोलें, तेज़ से बोलेंगे तो बहुत, अब यहाँ पे हम धीमे से बोलते हैं, आप तक बड़े प्रेम से तेज़ आवाज़ चली जाती है, कान में लगती भी नहीं होगी, है ना? कर्कशा आवाज़ तो लगती नहीं होगी। कर्कशा समझते हो? जिसकी आवाज़ कौवे के, जिसकी आवाज़ दिमाग की नसें चीर दे, उसे बोलते कर्कश। ठीक है, कुछ लोगों की आवाज़ कर्कश होती है, जो सुनो तो बड़ा उलझन होने लगती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलो हेडिंग डालो, नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको यहीं से आगे पढ़िएगा। ठीक, हेडिंग डालो, राइजिंग ऑफ अंग्रेज या यूरोप। नया हेडिंग है, कहीं मिलेगा नहीं हेडिंग, हमारी तरह से पढ़ो। ठीक है, देखो हम अपने तरीके से विषय पढ़ाएंगे। हाँ, आपका आधुनिक भारत का प्रारंभ मैं आप बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पूछ लो ना, कौन सी कंपनी पहले आई, स्थापना किसका हुआ, कैसे क्या हुआ, तो क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, तो हम आपको आज बता देते हैं सिस्टम से। ठीक, चलिए, और यहीं से भूमिका बनाइएगा, यही बेस है, समझ लो, यही नींव रखने जा रहे हैं अंग्रेजों की। ठीक, चलिए, या अंग्रेज लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं। ये इसमें इंक डालो जरा, इसमें डाल दो, इसमें भी अगर हो जाए तो चलो उसी में डाल दो, खाली बस उसी में डाल दो, उसी में डाल दो। ठीक, राइजिंग ऑफ अंग्रेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार ये हेडिंग देखे होंगे। ठीक है, ठीक, अब सुनो, छोटा बनाया है समझने के लिए आपके लिए। ठीक, देखिए, अब सबको पता होगा, इतना तो मालूम ही है आपको। हम ये बताने जा रहे हैं, सुनो, पढ़ने क्या जा रहे हैं, पढ़ने ये जा रहे हैं कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में आए। ठीक, कैसे खोजा वो तो सबको ही जानता है, वो सब नहीं बताना चाहते। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई आदमी बाहर से सिर्फ घूमते टहलते इस कोचिंग में आया, ठीक, और हमसे बोला कि भैया हम भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने के लिए। हमने बोला आओ बेटा पढ़ा लो, वो पढ़ाना स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो वहाँ के मालिक हो गए, समझ रहे हैं? और ऐसा मालिक हुए कि सब कुछ तोड़ के भाग गए। यही काम अंग्रेजों ने किया था, कैसे हिंदुस्तानियों के साथ। हम ये बता, अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपको तो आपका काम हो गया, समझ लो। आधी जीएस आप आधुनिक भारत आप समझ जाओगे, क्योंकि हर चीज़ लिंक होती है बेस से। तो हम आपको वही बताना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, आपने इतना तो सुना होगा कि सबसे पहले हमारा देश का गुलाम होने वाला राज्य कौन सा था, बताओ। यही क्वेश्चन आते हैं, जो बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन आएंगे। ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहला गुलाम होने वाला जो राज्य था वो था पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल को ही हथियाने के बाद ही अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया तगड़े से। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को हथिया लिया अंग्रेजों ने। कैसे? यहीं से अंग्रेजों का शुरू होगा। ठीक, खोज किसने की वो सब हम आपको आगे, हम थोड़ा उल्टा पढ़ाएंगे आपको, खोज वोज बताएंगे बाद में। पहले ये जानो कि अंग्रेज यहाँ पर आने के बाद किए क्या क्या। अच्छा, अंग्रेजों में सबसे प्लस पॉइंट ये था कि अंग्रेज जब पश्चिम बंगाल में आए तो पश्चिम बंगाल में
इससे क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भारत में सबसे पहले गुलाम होने वाला अंग्रेजों के द्वारा राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल। दूसरा, पश्चिम बंगाल का संस्थापक कौन था? पश्चिम बंगाल देखिए बहुत बाहुल्य था। दूसरा, ये बहुत ही अच्छा राज्य था। ये अगर अंग्रेजों के हाथ चढ़ जाए तो बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। और दूसरा चीज़, यहाँ पर बाहुल्यता ज़्यादा थी। ठीक है, पहले देखो सब ये बांग्लादेश और ये सब जुड़ा हुआ था ना, म्यांमार पूरा सब बड़ा इलाका था। अब टूट के अलग हो गया, लेकिन अब पहले तो सब एक ही था। बताओ भाई, बांग्लादेश तो भारत में ही था पहले, अलग हो गया। ये भी आपका पश्चिम बंगाल में, ये पूरे राज्य में आता था। तो अंग्रेजों को ये काफ़ी बड़ा राज्य दिखता था, तो सोचते थे इसको कैप्चर कर लिया जाए। और ये दूसरा समुद्र के किनारे था। अंग्रेज हमेशा समुद्र के किनारे ही सबसे पहले कैप्चर किए। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन्हें आवागमन व्यापार में आराम मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सुनिए, ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का पहला संस्थापक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया, बताइए। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को जो है मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का पहला संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन हजारों बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, और यहीं से है आपका अंग्रेज यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसी के बाद बताएंगे, और धीरे धीरे फिर आप पूरा आधुनिक भारत पढ़ लेना। 1857 का विद्रोह, ठीक है, अंग्रेज आपका इसका क्या बोलते हैं उसको, महात्मा गांधी योग, ये सब इसी में है, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए, और जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपको हम बता देते हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया संस्थापक कौन है, ये भी हो गया। अब सुनो, जब अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल को गुलाम बनाया तो उस समय तत्कालीन यहाँ का शासक कौन था? ये कौन बताएगा? यही क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजों ने जब बंगाल को अपने अधीन किया तो उस समय बंगाल में शासक कौन था? सिराजुद्दौला। क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला, लिख लो। तो कहते हैं कि बंगाल के पूरे शासनकाल में अगर पूछा जाए सबसे योग्य शासक कौन था तो वो था सिराजुद्दौला। लिख लीजिएगा, योग्य शासक। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल के इतिहास में यहीं से आधुनिक भारत का उदय है। राइजिंग ऑफ अंग्रेज लिख लो, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, वास्तविक आधुनिक भारत यहीं से स्टार्ट है। चलिए, सिराजुद्दौला हो गए। अब सुनो, सिराजुद्दौला बहुत ही योग्य शासक थे और अच्छे शासक थे, शक्तिशाली भी थे। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि नवाब थे, वहाँ पर नवाब, जैसे हर जगह अपना अपना एक टाइटल दिया जाता है। जैसे हैदराबाद में जाएंगे तो वहाँ निज़ाम चलता था। ठीक है, और आपको याद होगा वास्को डी गामा जब आया था तो जमोरिन नाम के राजा ने किया, तो वो भी जमोरिन क्या है, एक उपाधि है। जैसे अपने लखनऊ में नवाब कहा जाता था, वाजिद अली, नवाब वाजिद अली शाह, है ना, बेगम हजरत महल के हस्बैंड। तो ऐसे ही उपाधि दी जाती थी। तो ये नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, कहाँ के थे? बंगाल के नवाब। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब। अब सुनो, अब ये नवाब तो थे। अब उसी टाइम क्या हुआ कि अंग्रेज जो हैं अपना जो है धीरे धीरे भारत में आने लगे थे और राजाओं से विनती हुजूरी करके थोड़ी थोड़ी जगह मान के अपना गोदाम खोलते थे और व्यापार करते थे। इसमें हिंदुस्तानियों को, राजाओं को कोई आपत्ति नहीं थी। भाई ठीक है, आए हो, मेहमान हो, अतिथि देवो भव, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमें क्या मालूम था कल को यही चाकू भोंक देंगे हम लोगों के। कोई आदमी अगर यहाँ एंटर किया है तो हम तो सोचें कि हम उसकी सहायता कर रहे हैं, भाई चलो वो भी व्यापार कर ले, आगे बढ़ ले। लेकिन हमें क्या पता था कि वो हमारे ही भारत में अपना वो बनाएगा, षड्यंत्र रचेगा, बाद में षड्यंत्र करके कि हम ही को जो है स्वर्गलोक से धरवा देगा। तो ये भी सिराजुद्दौला भी उसी तरीके के एक महान शासक थे। तो इन्होंने भी कहा, अंग्रेजों ने इनसे विनती की, अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब हमें भी थोड़ा सा जगह दे दीजिए, हम एक गोदाम छोटा सा खोलना चाहते हैं। और यहीं पे ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। ये गोदाम खोलने वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पेपर में पूछा गया है। जैसे इन्होंने इनसे विनती की, ये भी महान शासक थे, कहीं ठीक है ले लो, क्या दिक्कत है, गोदामें तो खोलोगे, भाई व्यापार करते ही हो, लोड करके ले जाओगे तो कहीं रखने के लिए जगह चाहिए, चलो बनवा लो। इन्होंने इनसे, सिराजुद्दौला से अंग्रेजों ने, उस समय अंग्रेजों का इतना बोलबाला नहीं था, सिर्फ ये आए थे भारत, ठीक है, कोई जलवा नहीं था इनका। लेकिन कुछ जगह पर जलवा कायम था, कुछ जगह पर जलवा था, आ गए थे, लेकिन उतना ज़्यादा इनका वर्चस्व नहीं था। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने चोरी छिपे जो है इनसे मांग ली जगह, इन्होंने दे दी जगह दी। और जगह देने के बाद यहाँ बनने लगा एक
क्या बनने लगा? गोदाम। उस गोदाम का नाम क्या रखा गया? वो गोदाम था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया? फोर्ट विलियम किला। यही खतरनाक हो गया। विलियम वहाँ के राजा थे इंग्लैंड के, उन्हीं के नाम पे फोर्ट विलियम किला स्थापित कर दिया गया। ये गोदाम से कन्वर्ट हो गया किला में। सिराजुद्दौला को इसकी भनक नहीं थी। क्यों नहीं थी अभी वो भी हम बताते हैं। अब सुनो, इन्होंने जगह मांगी और जगह मांगने के बाद यहीं पर कौन सा किला बनाने लगे अंग्रेज? गोदाम के नाम पे। गोदाम के नाम पे क्या बनाने लगे? किला। गोदाम के नाम पे किला, चोरी चोरी। और गोदाम का नाम क्या था? सॉरी, इस किले का नाम क्या था? लिख लो, फोर्ट विलियम किला। ठीक है, पूछा जाता है बंगाल में कौन सा किला है? फोर्ट विलियम किला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फोर्ट विलियम का किला बनाने लगे भैया यहाँ पे। धीरे धीरे किला बनता गया बनता गया। अब सुनो, हर किसी के परिवार में पारिवारिक मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता? बच्चा बताओ भाई, होता है कि नहीं होता है? भाई सबके परिवार में इतिहास रहा है और आज भी यही चल रहा है। हर किसी के परिवार में कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई राजगद्दी। भाई उस जमाने में पैसे की लड़ाई नहीं होती थी, राजगद्दी की लड़ाई होती थी। पैसा तो सबके पास था, समझ गए? बस केवल एक पद की चाहिए। ये नहीं था कि राजा ही केवल 100 असरफियाँ लेके टहलते हैं, उनके चेले भी 200 असरफियाँ लेके टहल रहे थे। सवाल सिर्फ पैसों का और धन असरफी दौलत का नहीं था, सवाल सिर्फ किसका था? उपाधि का था। उपाधि के लिए जंग हो जाती थी एक दूसरे को। एक तो एक रानी नहीं होती थी, 10-10 रानियाँ होती थी। 10 रानियों के 10-10 पुत्र होते थे, कोनो बड़ा है कोनो छोटा है। हर रानी लगी रहती थी कि मेरा लड़का जो है राजा गद्दी पर बैठ जाए। यही सबसे बड़ी लड़ाई की वजह होती थी इतिहास में। जितनी भी लड़ाइयाँ देख लो सब यही हैं, फेमस है। तो उसी में क्या हुआ? सिराजुद्दौला जो थे, इनकी एक चाची थी, बहुत फेमस है। इनकी पारिवारिक कलह बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा बेचारे पारिवारिक कलह में, कभी कभी इंसान पारिवारिक कलह में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाता है कि वो जो है बाहर अपना कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक, बाहर से वो बिल्कुल दमित हो जाता है। सिराजुद्दौला की एक चाची थी, उनका नाम था घसीटी बेगम। लिख लो, पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला का किससे विवाह चलता था? घसीटी बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घसीटी बेगम। एक बार भूमिका और इंटरेस्ट जग गया ना विषय का आपके खोपड़ी में, तो भाई साहब आप घर में खोद खोद के पढ़ोगे, जाओगे पन्ना पलटोगे, यार आगे का हुआ रहा। वो वाली क्यूरियोसिटी एक बार आनी चाहिए बस एग्जाम में अपने अंदर, खोपड़ी के अंदर। और वो तब आएगी जब आप उसी को समझ के पढ़ोगे। घसीटी बेगम की चाची थी, और चाची क्या चाहती थी कि हमारा लड़का यहाँ पर बैठे, सिराजुद्दौला ना बैठे, हमारे लड़के को ही राजपाट मिल जाए। वो अपने जुगाड़ में लगी हुई थी। अब इसी चक्कर में सिराजुद्दौला और इनकी आपस में बनती नहीं थी, पारिवारिक कलह थी, बहुत ज़्यादा कलह थी। इतनी कलह हो गई, भाई समाज होता है, सबकी रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा और बदनामी होगी बाहर, तो दिमाग डिस्टर्ब होगा ही आदमी का। इनका भी बहुत डिस्टर्ब था। इन्होंने अंग्रेजों पर फोकस नहीं किया। अंग्रेज धीरे धीरे दीवारें चौड़ी करना शुरू कर दी, क्योंकि उनका टारगेट था यहाँ पर अपनी पैठ बनाना है और यहाँ से युद्ध करना है। वे अंग्रेज पहले से अपना बना के आए थे कि हम युद्ध करेंगे सिराजुद्दौला से, बस खाली एक बार हमको जगह मिल जाए वहाँ पर अपने, क्योंकि ये लोग आधुनिक हथियारों से लैस थे और हम लोगों के पास आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते। तलवार और भाला था हमारे पास, इनके पास आधुनिक। ये जानते थे कि हम अगर 200 भी रहेंगे और हमारे पास आधुनिक हथियार अगर हमारे यहाँ आ गए तो हम इनको निपटा देंगे, इनकी हजारों लाखों की सेना को थोक के भाव में निपटा देंगे। यही इनके दिमाग में चल रहा था। ये दीवार मोटी करते गए, इतनी मोटी कर दिए कि भाई साहब अब तो इसको भेद पाना असंभव। और किए ऊपर धरवा दिए एक ठो तोप। इसकी भनक सीधे सिराजुद्दौला तक पहुंची। जैसे ही तोप के बारे में सिराजुद्दौला को पता चला, सिराजुद्दौला ने तुरंत आओ देखा ना ताओ, कहीं इनकी इतनी हिम्मत अंग्रेजों की, हमसे भीख मांगे और हमारी ही खोपड़ी पर चढ़ गए। कहीं चलो तैयार करो सेना। सेना तैयार करी, नानन फानन में पहुंचे सब तलवार वाले के। वहाँ बैठे थे 146 लोग। उस फोर्ट विलियम किला में 146 लोग थे। कितने लोग थे? 146 लोग। और 146 लोगों को ये उठा के ले आए, लेके आए और अपने किले में क्या कर दिया? अपने किला में इनको क्या कर दिया? बंद करे। अभी अगर आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, RRR देखियो, RRR में आपने देखा होगा, हमने तो देखी नहीं, सुना है। हमने 3 पिक्चर देखी, जय माता दी, जय संतोषी माँ, जय राजा हरिश्चंद्र। तो RRR अगर पिक्चर देखी हुई तो उसमें आप देखा होगा कि एक अल्लू अर्जुन एक नायक हैं जिन्होंने पुष्पा पिक्चर दी थी, उनके चचेरे भाई हैं रामचरण, उनको एक जगह बंद कर दिया जाता है। देखा होगा आपने, वहाँ पर जेल नहीं बनी थी, वहाँ कोठरियाँ बनी थी छोटी छोटी सी, और उन कोठरियों में ठूस दिया और उस कोठरी में खाली तुम ऐसे लटके रहोगे, मुड़ भी नहीं सकते हो, है ना। ऐसी कोठरी थी और उसकी कैपेसिटी मात्र 10 से 20 लोगों की थी। उसमें इन्होंने उठा के 146 लोगों को घुसेड़ दिया, किसी को उल्टा, किसी को सीधा, किसी को दायां, किसी को बायां, जिसको जैसे पाए
घुसेड़ दिए। घुसेड़ने के बाद वहाँ पर एक इतिहासकार आया हुआ था, गलती से उस समय यूरोप से घूमने यहाँ, और वो इतिहासकार भारत के बारे में लिख रहा, थीसिस लिख रहा था। अब उस इतिहासकार को भी पा गए, और सौभाग्य इतिहासकार का इतना अच्छा था कि उसका नंबर सबसे आखिरी में आया, सबको लाइन से खड़ा किया गया, उसका नंबर लास्ट में आया। अब जब उसको भरने चले तो जगह ही नहीं बची, जब जगह नहीं बची तो जाली खोल के सबको दबा दबा के अंदर उसको भी ठूस दिया। जैसे डिग्गी में हम लोग नहीं ठूसते हैं सामान, या बैग में अटैची में ठूस देते हैं लास्ट में कपड़ा, उसी तरह उसको भी ठूस। अब उसको ठूसा तो उसकी नाक ऐसे जाली में ऊपर लगी हुई थी, और इतना सा दरवाजा था, तो बेचारा उसी से रात भर क्या करता रहा, सांस लेता रहा। अब सुबह क्या हुआ भाई, खोला गया। सुबह खोला गया तो 146 लोग करीबन में से लगभग सब मर गए, बचे केवल 23 लोग। 23 लोग बचे। अब 23 लोग जब बचे तो 23 बस यहीं से विद्रोह उठा था, वो तगड़ा वाला, बता रहा हूँ, वो तगड़ा वाला। अंग्रेज भी बिल्कुल खुलेआम बेशर्मी पे आ गए थे। जैसे ही 23 लोग, यही है असली राइजिंग अंग्रेजों की, वो अंग्रेजों की यहाँ पे 23 लोग केवल बचे। 23 लोग में, अच्छा इसी घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी, तो बंगाल में हुई थी। ठीक है, काल कोठरी की घटना पूछ सकता है, काल कोठरी की घटना, जैसे आपका जलियांवाला बाग कांड फेमस है, ठीक है, वहाँ पर भी एक घटना हो गई थी, याद है? कौन सी घटना थी जिसमें चौकी को फूंक दिया गया था, क्या नाम था? चोरी चोरा की घटना पूछी जाती ना, कहाँ हुई थी? वैसे ही ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि काल कोठरी की घटना, लिख लेना, काल कोठरी, इसी घटना को क्या कहते हैं? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना निपटी भैया। 23 में से एक आदमी, ये 23 के 23 जैसे छोड़ दिए गए, राजा ने छोड़ दिया, कहा मर इतने लोग गए हैं, चलो छोड़ दो। जैसे ही छोड़ा ये सब भागे, भागे भैया, भागे कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड पहुंचे, सब के सब इंग्लैंड पहुंचे। इसमें से जो इतिहासकार था वो सबसे पहले इंग्लैंड पहुंचा, उसके पास प्राइवेट वाहन था, वो अपना सबसे पहले पहुंचा। ये सब मिस्त्री स्त्री थे, तो जैसे पहुंचा वहाँ जाते ही सबसे पहले इसने वहाँ पर अपनी अर्जी लगाई जाके अंग्रेजों के पास कि ऐसा है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हमारे साथ बंगाल के नवाब ने किया, इतना दुर्व्यवहार किया, हम लोगों को उठा के ले जाके बंद कर दिया, और ये तक नहीं बताया कि क्यों ले गए, और ले जाने के बाद वहाँ इतनी बेरहमी से बंद किया जिसमें 146 में केवल हम 23 लोग बचे, सब मर गए। इसकी बात पे कोई भरोसा ही ना करे इंग्लैंड में, कहीं हिंदुस्तानियों की इतनी हिम्मत राजाओं की कि जो हाँ ऐसा करेंगे हमारे साथ, लेकिन नहीं, कहीं सत्य है, आप एक बार वेरीफाई करवा लीजिए। भाई वेरीफाई करवाया गया, जब वेरीफाई करवाया गया तो बात बिल्कुल सही निकली कि इतने लोग वहाँ पर काल कोठरी घटना में मार दिए गए। अब जब मार दिए गए तो इनका मूड खराब हुआ। अब इनका मूड खराब हुआ तो यहाँ से सीधा जो है एक नोटिस पहुँचा किसके पास? मद्रास में। ये मद्रास, गोला बना लेना और लिख लेना मद्रास, गोला बनाओ और लिखो मद्रास, ऐसे चित्र बना लेना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसी तरह पढ़ोगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है? मद्रास। मद्रास में बैठा हुआ था एक आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है? बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही, समझ लो इसको, तुम समझ लो इतना बढ़िया आदमी था ये, क्या बताएं आपको, वास्तविकता में बहुत अच्छा आदमी था। ऐसे लोग जो जीवन में प्रेरणा देते हैं उनमें से एक था रॉबर्ट क्लाइव, जो बहुत ही नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक चला गया, ठीक? जिसने सोचो कि क्या क्या नहीं किया, अभी आपको बताते हैं और क्या क्या किया इन्होंने। सोचो प्लासी का युद्ध में नेतृत्व करता था ये, और एक क्लर्क था वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, इंग्लैंड में, और इसका सफ़र देखो कहाँ तक गया। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व भी इसी ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। अभी बताते हैं कैसे किया था, सुनो। रॉबर्ट क्लाइव तक सूचना पहुंची, रॉबर्ट क्लाइव तुरंत फौज लेके निकले अपनी, कहीं चलो चलो बंगाल, ऐसी की तैसी, चलो बंगाल भैया, निकले, पहुंचे बंगाल। कहीं कौन है सिराजुद्दौला, कौन है सिराजुद्दौला? जैसे पहुंचे सिराजुद्दौला, तब तक देखिन इतना बड़ा राजा और इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े उसके हथियार, भाला वाला, तीर कमान सब उसके पास है। गेट देखिन बहुत बड़ा, किलेबंदी इतनी बड़ी, हम 200-300 लोग। जैसे वो दरवाज़ा खुला, कहीं हाँ बताओ कौन हो? अंग्रेज। तो उसमें मामला गर्म था ही भाई, उसमें मामला गर्म था क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी थी। कहीं हाँ बताओ, जैसे वो कहीं कि सिराजुद्दौला हैं, तो कहीं हाँ है, कहीं बस मिलने आए थे उनसे। समझ गया रॉबर्ट क्लाइव, चालाक था ही, अंग्रेज चालाक थे बहुत, समझ गया कि भैया मामला गड़बड़ है। इसने पूछा कहीं ठीक, कहीं कहाँ है, कहीं अंदर है, कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं नहीं बस हम ऐसे इधर से गुजर रहे थे तो हमने सोचा लाओ मुलाकात कर लें। सिराजुद्दौला जी से बहुत नाम सुना है इनका, यहाँ से चालाकी किया और ये वापस हो लिया, ठीक? अब जब ये वापस हुआ तो वापस होने के बाद ये पहुँचा फिर मद्रास। लेकिन ये अंग्रेज कभी भी पीछे हट, कहते हैं ना कभी कभी कोई पीछे हटे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हार मान गया है।
वो दोबारा डबल अटैक से आएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। यही हुआ यहाँ पर, ये क्लाइव वापस तो गया। और क्लाइव के बारे में बता दें, बताया जाता है कि भारत में अगर ब्रिटिश या यूरोपियों या ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ भी कह लो, अंग्रेजों से संबंधित, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, लिख लो। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। एक क्लर्क था, और क्लर्क से सोचो युद्ध का सेनापति बन गया, कितना बड़ा महान आदमी रहा होगा अपने जीवन में। और सुनो, इसने सुसाइड भी कर लिया था, आत्महत्या। और कहते हैं बहुत सक्सेसफुल लोग ही सुसाइड करते हैं। हमेशा देखना, बहुत योग्य आदमी ही सुसाइड करेगा, क्योंकि उसे मोक्ष की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। फिर वो चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता इस दुनिया में क्या हो रहा है, समझ गए? इसलिए अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करना भी क्या है? खतरनाक। नहीं गौतम बुद्ध बन जाओगे, समझ गए? त्रिरत्न मिल जाएंगे तुम्हें, समझ गए? इसलिए ज़्यादा ज्ञान मत प्राप्त करना, बस सिर्फ मतलब भर का, जो हमारी परीक्षाओं में आ जाए, जिनसे हमारा सुपर टेट निकल जाए, वो उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक। चलो, रॉबर्ट क्लाइव महोदय जो हैं, रॉबर्ट क्लाइव महोदय ने क्या किया जब वापस आए? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, अच्छा सुनो, एक नाम और लिख लेना वहाँ पर, उनका नाम है वो क्या नाम था उसका? वॉरेन हेस्टिंग। दोनों को माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग भी जो है संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग भी संस्थापक माने जाते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है, याद रखें। लेकिन अगर अब दो चीज़ लिख लेना भैया, पहला गवर्नर पूछा जाए तो बताना रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर पूछेगा, भारत का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और ये संबंधित था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा वॉरेन हेस्टिंग। लिख लीजिए, प्रश्न पत्र में सीधे पेपर में आएगा 1 नंबर का, कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लेना, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। यही सब क्वेश्चन बनते हैं 1-1 नंबर में परीक्षाओं में, और कुछ नहीं है। ये सब क्वेश्चन है, लिखवा रहा हूँ, कहानी मत सुनते रहना, खाली बीच में इंपॉर्टेंट मारते चलना, सब जितने बीच बीच में टॉपिक लेता चलूँगा, ठीक। अब सुनो, रॉबर्ट क्लाइव वापस आया और गियर लगाया 5वां गियर, वापस पहुंचा। फिर कहीं पता करो, कहीं साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, कहीं साम से तो कोई दिक्कत, समझा के तो ये मानेगा नहीं, दाम इसके ऊपर खर्चा नहीं किया जा सकता, हम खुद व्यापार करने आए, ये यहाँ का राजा, ठीक। दंड हम इसको दे नहीं सकते, गए थे फिर वापस लौटे आए उल्टे कदम। अब बचा है भेद, और भेद पता करो इसके बारे में, इसकी कोई कमजोरी पता करो। तो भाई कमजोरी पता करी गई, तो पता चला कमजोरी पता करी गई कि भाई पता करो कमजोरी क्या है। तो इसका एक सेनापति था, नाम था उसका मीर जाफर, लिखो इसका नाम मीर जाफर, और डैश मार के लिखना सेनापति, ऐसे एरो मार लेना और लिख लेना सेनापति, सेनापति, बगल में एरो मार के सेनापति लिख लेना। मीर जाफर मिला भाई। मीर जाफर क्या थे? इनके सेनापति थे। किसके किसके सेनापति थे? सिराजुद्दौला के, क्लाइव के थोड़ी ना होंगे, सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, ठीक भाई। ये पता चला कि मीर जाफर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, किससे? सिराजुद्दौला से। कुछ आपसी मतभेद है अंदर, क्यों रहे होंगे? क्योंकि सिराजुद्दौला किसी और को ज़्यादा महत्व देने लगे होंगे, इनको नहीं देते होंगे, इनको शंका होगी कि मेरा सेनापति का भी पद जाने वाला है। तो इसी में आपसी मतभेद में ये पता करके इनके बारे में जानकारी ले लिए, और जब जानकारी ले लिए सेनापति, तो इनको ऑफर दिए अंग्रेज हमेशा एक नीति खेलते थे, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। इन्होंने फूट डाल दी। फूट डालने में क्या कहा कि हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, बस शर्त मेरी सिर्फ इतनी है कि तुम सिराजुद्दौला को हमारे हवाले करोगे, क्योंकि सेनापति हो तुम, अगर हम युद्ध करेंगे तो तुम्हारे आदेश पर सेना युद्ध लड़ेगी, तुम मेरी तरफ हो जाओ और हम तुमको नवाब बना देंगे। इसने कहा वेरी गुड, नवाब बन रहे हैं हम, तो सेनापति पद नहीं बचा पावत रहे, अब नवाब, तो कहना हाँ बिल्कुल एग्री। अब मीर जाफर जो है भाई साहब, ये मिल गया किसके साथ? मीर जाफर मिल गया किसके साथ? क्लाइव महोदय के साथ। कहीं ठीक डेट तय की गई, युद्ध की डेट तय की गई, फिक्स था मैच पहले से ही, ठीक है। अब डेट क्या थी? डेट को मारो गोली, सबसे पहले सन लिखो, सन था 1757, सन था 1757। स्टेडियम था प्लासी, स्टेडियम था प्लासी, ठीक है, समझ गए। और दो टीमें थी आमने सामने, एक के कप्तान थे रॉबर्ट क्लाइव और एक के कप्तान थे कौन? सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला, ठीक है, क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों कप्तान आमने सामने टॉस उछला। टॉस उछलने में जो अंपायर की भूमिका में था वो था कौन? जो ओपनर बैट्समैन था सिराजुद्दौला का वो था मीर जाफर। मीर जाफर मैच फिक्स कर रखा था, कहा था जैसे पहली बॉल आएगी हम बल्ला स्टंप में लड़ा देंगे, हम रन नहीं बनाएंगे, जब रन नहीं बनेगा तो मैच जीत ही जाओगे तुम। हुआ यही ठीक, युद्ध शुरू हुआ भैया। अच्छा ये कभी कभी पूछता है किस नदी के किनारे था, तो प्लासी स्थान था, ठीक है, इसी को प्लासी का युद्ध कहते हैं। 1757 कई बार पेपरों में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 पूछा जाता है। किसके किसके बीच हुआ था, तो क्लाइव और सिराजुद्दौला। पूछा जाता है किसकी जीत हुई थी, तो बताना रॉबर्ट क्लाइव की। पूछा जाता है कौन धोखा दिया था, तो मीर जाफर सेनापति। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन और बनता है, सिराजुद्दौला का जो मृत्यु हुआ था वो प्लासी के युद्ध के मैदान में नहीं हुआ था। सुनो कैसे हुआ था। मीर जाफर ने कहा कि साहब आप क्या करोगे, चुटर पुटर के 200-300 लोग हैं, इनको तो हम निपटा देंगे, इनके लिए आप जाओगे वहां लड़ाई करने, हमारी लाखों की सेना और हम जाएंगे 200-300 अंग्रेजों को मारने, इनकी औकात है कुछ? बहका दिया उसने। सिराजुद्दौला पहुंचे तो थे लड़ाई करने, लेकिन वहां से अपना घोड़ा लेके महल की ओर वापस। कहीं इतिहास में क्या बेइज्जती हो जाएगी कि 200 लोगों को मारने साहब आप गए थे, भाव चढ़ा दिया ऊपर। कहीं हाँ यार ये तो बात है, 200 लोगों को हम मारने जाएंगे, हमारी इतनी वो, कहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, चलो हम जा रहे हैं वापस। ये वापस जाने लगा, और जैसे ये वापस जाने लगा मीर जाफर ने क्लाइव को इसके बारे में बता दिया। जो सेना यहाँ युद्ध करने आई थी वही सेना जाके इनको निपटाई आई जाके। सोचो 200 से 1 का निपटा दिए, 200 से लड़े आए रहे 50,000 से, 200 से 1 का। तो सिराजुद्दौला की वापस जाते हुए मृत्यु हुई थी, प्लासी के युद्ध में मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक है। मान लो कभी कंफ्यूज करे तो आप बिल्कुल याद रखना, ये इतिहास में भी लिखा हुआ है और ये सत्य है। सिराजुद्दौला की मृत्यु कभी भी मैदान में नहीं हुई, इसको धोखे से मारा गया। लिख लो, सिराजुद्दौला को मरवा दिया गया भाई। अब कौन नवाब बनेगा? मीर जाफर। तो पूछा जाता है सिराजुद्दौला के बाद नवाब किसको बनाया गया था? प्रश्न आएगा सीधे, वहाँ इतिहास नहीं कहानी नहीं लिखी होगी आपकी, सीधे क्वेश्चन होगा कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था, तो वहाँ पर विकल्प में मीर कासिम और मीर जाफर होंगे, उठा के मीर जाफर मार दीजिएगा, खत्म काम, ठीक है। मीर जाफर जैसे नवाब बने भाई। अब नवाब बने तो मीर जाफर जैसे ही नवाब बने तो उस समय क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने एक प्रणाली चला रखी थी, टैक्स, जैसे हम लोग आजकल इनकम टैक्स भरते हैं, वैसे उस ज़माने में टैक्स प्रणाली चला रखी थी कि जो भी कोई बाहर से व्यापार करने आएगा वो एक टैक्स खरीदेगा हमसे ये वाला, और ये टैक्स से ही वो अपना व्यापार करेगा, हमको पैसा देगा के। तभी तो देखो राजा भी तो एक प्रजा को पालता है, अगर उसके पास पैसा नहीं आएगा तो वो अपना बजट कैसे निकालेगा, वो युद्ध के औजार कैसे मंगाएगा, वो प्रजा को खाना कैसे देगा, नहीं समझे, वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा, सब चीज़ उसको देखनी पड़ती थी। तो उसी और परस्पर संबंध कैसे बनाएगा बगल बगल के राजाओं से, भाई विनिमय चलती थी, हम तुमको कुछ देंगे तुम हमको कुछ दोगे, यही सब चलता था। तो उस ज़माने में ये सब चलता ही था, टैक्स, तो टैक्स प्रणाली चलती थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है मीर जाफर जो है अब कोई टैक्स अंग्रेज़ों पर लेगा, अब अंग्रेज़ों को कोई टैक्स पड़ने वाला है, अब अंग्रेजों कोई टैक्स नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्हीं का आदमी तो गद्दी पे बैठा है, नवाब बना हुआ। इन्होंने कहा ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, इन्होंने इनसे जो है एक वो बन, लेकिन कहीं हम हटाएंगे नहीं टैक्स, टैक्स रहेगा लेकिन आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपको कार्ड आपके पास भी दिया जाएगा, लेकिन आप उस प्रारूप में रहेंगे। लेकिन नहीं तो अगर ऐसे हम ख़त्म कर देंगे तो कल को कोई और कहेगा कि हमारा भी ख़त्म करो, फिर हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, और आप हमसे पैसा भी मांगोगे, हम आप ही के तो गुलाम हैं, बैठा दिया है आपने, तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे। तो अंग्रेज कहें हाँ यार डबल बात कर रहा है ये, कहीं ठीक। तो इसने क्या किया, एक कार्ड दिया, और उस कार्ड को, उस प्रणाली को कहते हैं, जो बहुत पहले से चली आ रही थी मीर जाफर के टाइम से ही, लिख लो दस्तक प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेंगे, टैक्सेस पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला के टाइम में जो एक टैक्स की प्रणाली चलती थी उसको क्या नाम था, दस्तक प्रणाली। लिख लो दस्तक प्रणाली। कौन सी प्रणाली? दस्तक प्रणाली। और अभी हम पूछेंगे, कॉपी बंद करा के, हम जो मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, हम कॉपी बंद करा के एक एक आदमी से पूछेंगे, जो उत्तर नहीं दे पाया फिर समझ लेना, तुम समझ गए हो। और क्या पता आपके कर्म में यही लिखा हो कि आज वाली जो क्लास हो रही है इसी में से 2 क्वेश्चन आपके सुपर टेट में आ जाएं, और बाद में वहाँ ना लगा पाए ना तो खुद को धिक्कारोगे। और जो लिखा है वो होगा, और वो आप अपनी मर्जी से नहीं करा सकते, हम अपनी मर्जी, जो भी ये लिखा है जो हो रहा है ना, ये ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। कल को आप पेपर भी दोगे तो ये भी ऊपर वाले की मर्जी से, आपका कोई जोर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से गए भरे और आज ही हम देंगे, हम बैठ रहे हैं अभी देंगे चलो। इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ो शिद्दत से पढ़ो, हम पूछेंगे जरूर, आज छोड़ेंगे नहीं, बिना पूछे जाने नहीं देंगे। एक एक क्वेश्चन खोपड़ी में बैठ, हम पूछेंगे बताओ दस्तक प्रणाली कब आई थी, तुरंत बताओगे। हम बोलेंगे पहला संस्थापक कौन है, तुरंत बताओगे।
इतनी धीमे धीमे इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ना समझ पाए ना तो फिर तुम नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए आराम से समझो बात को। ये बेस है, बेस बना लेंगे तो फिर तुमको आगे इतना धीमे धीमे नहीं पढ़ने पड़ेगा। दस्तक प्रणाली ये टैक्स की प्रणाली थी, ये अंग्रेजों पर ख़त्म कर दी गई मीर जाफ़र के द्वारा, ठीक है। अब अंग्रेज ठाट से भाई जलवा से करने लगे काम, धीरे धीरे अंग्रेज बढ़ते गए, मीर जाफ़र धीरे धीरे दमित होते गए, क्योंकि मीर जाफ़र योग्य शासक। अच्छा एक बताओ, मीर जाफ़र ने, ये नवाब जो मीर जाफ़र बने थे अपनी योग्यता से बने थे कि चोरी चमारी से बने थे? बताओ, धोखेबाजी से बने थे ना, धोखा किया था इन्होंने कि अपने योग्यता से। और कहते हैं जब जब आप अनएथिकल होकर किसी का कोई साम्राज्य या किसी की कोई चीज़ लूटोगे तो ज़्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मानते हैं जब तक रहोगे राजा रहोगे, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आप ऐसा गिरोगे ना नीचे कि आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? अब सुनिए, मीर जाफ़र भाई साहब जैसे ही सत्ता को संभाल के चलाते रहे। अब ये योग्य तो रहेंगे नहीं, आप देखोगे हमेशा देखो जितने बड़े अधिकारी होते हैं वो बड़ी इज्जत से आपसे बात करते हैं, और जितने छोटे तबके के या फालतू में नौकरी पा जाते हैं या जुगाड़ से नौकरी पा जाते हैं, उनको ना तो तहजीब होती है, ना अदब होता है, ना बात करने की सहूलियत होती है। वो फ़र्क दिखाई देता है किसी योग्य में और किसी अनयोग्य व्यक्ति के बातचीत करने में, उसके स्वभाव में बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है, ठीक। वही फ़र्क इनके अंदर भी था। ये भाई साहब ऐसे ही बन गए थे हवा में। सेनापति किसी को उठा के तुम रातों रात घोड़े बैठा दो तो वो तो हवा में उड़ेगा ही उड़ेगा। अब इनसे अंग्रेज मांगे पैसा बार बार। अब ये सत्ता तो चला नहीं पा रहे थे, इतना बड़ा बंगाल था उसको चला पा नहीं रहे थे, धना नहीं पा रहा था, पैसा राजस्व इनका गिरता जा रहा था दिन प्रतिदिन। अंग्रेज को पैसा चाहिए, अंग्रेज कहीं इसी टाइम इसके ऊपर चढ़े रहो। धीरे धीरे अंग्रेजों के दिमाग में अभी भी नहीं आया कि वो शासन करेंगे, वो सिर्फ एक व्यापार की खुली छूट चाहते थे, उनके दिमाग में नहीं आया। लेकिन भैया करते रहेंगे। उधर रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया गया था इंग्लैंड, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड बुलाया गया, वहाँ सम्मानित किया गया कि भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने नवाब को जो है हटा दिया। और हटाने को आज की दम है किसी नवाब को हटा किसी और को बैठा दो? किसी की दम है बताओ? कोई भी मुख्यमंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, किसी मुख्यमंत्री को हटा के रातों रात किसी और को बैठा सकते हो? है किसी की दम? और सोचो उनके पास तो पर्टिकुलर अपनी पूरा राज्य था, पूरी सेना थी, तब इतना बड़ा कांड कर दिया इसने, ठीक। तो ये काम इन्होंने किया, इनको सम्मान दिया जाता। उसी टाइम क्या हुआ कि भाई साहब यहाँ पर जो है मीर जाफ़र थे। अब सुनो, मीर जाफ़र क्या किए कि मीर जाफ़र सही से चला नहीं पा रहे थे सत्ता। जब सत्ता सही से नहीं चला पाओगे, पैसा दे नहीं पाओगे, तो अंग्रेज को चाहिए कर और पैसा। उसको पैसे से मतलब था, उसको राजागिरी से मतलब नहीं थी। राजागिरी से मतलब होती तो रॉबर्ट क्लाइव जो होते नवाब होते, टोपी लगा के बैठे होते कुर्सी पे। साफ साफ पता चला रॉबर्ट क्लाइव को कोई शौक नहीं था नवाब बनने का। उसने तो इनको ऑफर किया था तुम बैठो, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमको क्या लेना देना। खैर चलो, अब मीर कासिम पैसा दे ना पाए, तमाशा हो, ये सही से कर ना पाए, तो क्या हुआ कि इनका एक साला था। इनका एक क्या था, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो, बताओ कौन होगा ये? साला नहीं था, क्या था इनका? दामाद था। क्या था? दामाद था, ठीक है। साला तो वो दूसरी जी, वो एक और लोग हैं उनका साला था, वो भी ऐसे कुछ काम किया था, लेकिन दामाद बोलेंगे। दामाद था। दामाद का नाम कौन बताएगा आप लोगों में से? और बताइए, और कौन लोग जानते हैं? मीर कासिम नाम। क्या नाम था? लिख लो, दामाद का नाम क्या था? मीर जाफ़र के दामाद, मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम। मीर जाफ़र का दामाद। अच्छा सुनो, कभी कभी वो जो साहित्यकार जो यहाँ से भाग के गया था ना, उसका नाम पूछ लेते, वहाँ पर लिख लेना हॉर्नवेल। बहुत बार पूछा गया पेपरों में, हॉर्नवेल लिख लेना नाम। हॉर्नवेल पूछा जाता है कि जब बंगाल के नवाब से जो एक साहित्यकार छूट के भागा था, जिसने जाके अंग्रेजों को बताई थी ये घटना के बारे में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हॉर्नवेल। लिख लो हॉर्नवेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार इंडिविजुअल ये क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्नवेल। अब सुनो, हॉर्नवेल महोदय जो क्या करें, तो उनका तो काम हो ही गया। अब आओ मीर कासिम के पास। मीर कासिम को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम था थोड़ा ज़्यादा शातिर, ये सोचे इनसे तो चल नहीं पाएगा, अब मीर कासिम को बना दिया जाए। मीर कासिम ज़्यादा शातिर था, तो मीर कासिम ने 2 बड़े प्रचंड काम किए। पहला काम बंगाल की जो राजधानी थी, पहली राजधानी का क्या नाम है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मुर्शिदाबाद। लिख लो मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी क्या थी? यहीं लिख लो, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी सबसे पहली राजधानी, ठीक।
उसके बाद इसने यहाँ से मीर कासिम ने क्या किया, इसी मुर्शिदाबाद से राजधानी को उठाया और लेके चला गया कहाँ, मुंगेर। मुंगेर ले गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंगेर यहीं से उठाया और लेके चला गया मुंगेर। मुंगेर में शिफ्ट कर दिया। ठीक, जैसे ही मुंगेर शिफ्ट किया तो अंग्रेजों को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि ये मीर कासिम जान रहा था कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो वही मीर जाफर वाला काम मेरे साथ भी होगा। ठीक, इसलिए सारा राजपाट उठाओ वहाँ चलो, क्योंकि यहाँ ये बना रखे हैं फोर्ट विलियम का किला, और यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर अपना सेना और सैन्य अड्डा बनाएंगे पूरा। यहाँ से हटो और चलो वहाँ दूर चलो, वहीं से अपना शासन करेंगे। ये दूर हटना चाहता था अंग्रेजों से। अंग्रेज कहें ठीक चलो, ले गया ले गया। उसके बाद सुनो इसने क्या किया, एक सबसे बड़ा काम इसने क्या किया, अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी के बारे में पता शुरू किया। जो गोदाम खोले थे, गोदाम में बंदूकें बनती थी, औजार बनते थे, हथियार बनते थे, इनके असेंबल्ड होते थे, डिसेंबल्ड होते थे, बनाए जाते थे। अब उतना लाख के सामान यहाँ पर असेंबल्ड डिसेंबल्ड किया जाता है। इसने पूरी टेक्नोलॉजी पता करवा ली। किसने, मीर कासिम ने। और पता करवाने के बाद मुंगेर में ही एक फैक्ट्री डाल दी, गोला बारूद तोप बंदूकों की फैक्ट्री डाल दी। कहाँ पर, मुंगेर में। और मुंगेर कहाँ है, बिहार में। मुंगेर कहाँ है, लिख लो, बिहार में, बिहार के पास है। ठीक है, मुंगेर में क्या कर लिया इसने, अपनी जो है मतलब मान के चलो इसने क्या कर लिया, यहाँ पर अपना जो है वो फैक्ट्री स्थापित कर लिया। अब जब फैक्ट्री स्थापित कर लिया तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, बिहार में नहीं, सॉरी, बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पर है, बिल्कुल बिल्कुल किनारे, बिल्कुल मान के चलो ये है बंगाले में। ठीक, तो यहाँ मुंगेर याद रखना, वो इतना डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, मुंगेर में जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। अब अंग्रेजों को इस बात की धन लगी, कहीं यार ये तो हम, और फैक्ट्री कैसे पता करवा लिया, क्योंकि अंग्रेज खाने पीने के शौकीन थे। उनको ऑफर करवा के बढ़िया से खूब उनको भोजन करा के अच्छा वो सब उनको वो करके उनसे टेक्नोलॉजी के बारे में सब पता करवा लिया इसने चुप्पे से। इसने धीरे से अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री में अच्छा खासा काम चलने लगा। धीरे धीरे पूछा जाता है आज भी गोला बारूद की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ है, मुंगेर में है। आज भी यहाँ बंदूकें मुंगेरियन बहुत चलती हैं। ठीक है, देखे होगे देसी वाली कट्टा, तो वहीं की देन है, वहीं बन के आती हैं सब, समझ गए हो। तो अच्छा, उनकी दम कहाँ, वो अंग्रेजों वाली बंदूक की, यहाँ मारियो थोड़ी दूर तक जाइए, वहाँ गिर जाइए, अगर जाइए ना करें, तो बिल्कुल घुसेड़ के मारने वाली बंदूकें होती हैं। हमने कभी मारा नहीं, लेकिन सुना है कि अगर देसी वाली हो तो सीधे सटा के मारो तो आर पार निकल जाती है। दूर से मारोगे तो तुम्हारा हाथे तक जा। देखे होगे कालीन भैया, देखे उनकी बंदूकें फिस हो जाती थी। कालीन भैया के पास मुंगेर वाली सब बंदूकें थी, वो आती थी मुंगेर से, मान के चलो वैसी टाइप की बंदूकें, इनकी नली आगे निकली रहती थोड़ी सी, तो वो वाली बंदूकें ये वहाँ पर फेमस थी। इसी मीर कासिम का स्थापित किया हुआ है, आज भी वहाँ चल रहा है तगड़े से। अच्छा, मुझे सबसे बड़ी सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है, मुंगेर में। सबसे बड़ी सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है, मुंगेर में है। सब कुछ वहीं होता है। अब समझो मुंगेर। दूसरी चीज़ इसने क्या किया, इसने जो टैक्स चला था ना, उस टैक्स को ख़त्म कर दिया। इसने सोचा यार टैक्स रहेगा, सब बचे रहेंगे, अंग्रेजों टैक्स नहीं देंगे, कोई देगा ही नहीं टैक्स, तो हम संचालन कैसे करेंगे। टैक्स का समापन कर दिया। दस्तक प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म करने का काम किसने किया था, मीर कासिम। यही क्वेश्चन बनते हैं इंडिविजुअल। दस्तक प्रणाली को खत्म करने का काम किसने किया था, मीर कासिम ने। दस्तक प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यही दो क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब। राजधानी कहाँ शिफ्ट किया, मुंगेर। प्रणाली को खत्म किसने किया, दस्तक प्रणाली। दस्तक प्रणाली एक टैक्स प्रणाली थी जो खत्म कर दी किसने, मीर कासिम ने। जैसे खत्म किया, अंग्रेजों की आंखों में ये चढ़ गया, खटकने लगा अंग्रेजों की आंख। कहीं यार इससे बढ़िया तो पहले वाला लोल शासक था, पगला, बिल्कुल पागल शासक, जिसको कुछ नहीं आता जाता था, हमारे कहने तो चलता था, ये तो उड़ने लगा हवा में। कहीं अब तो मामला गड़बड़ है। कहीं अब क्या करो, वापस इनका हटाइन और बैठा दिन। कहीं मीर जाफर का पता करो, कहाँ है मीर जाफर। पता लगा मीर जाफर जो है भैंसी चरावत रहे पगड़ी बड़ी बात। तो पहुँचे इनके एजेंट, कहीं हाँ, कहीं तुम ही मीर जाफर हो, कहीं हाँ हम ही हैं। कहीं राजा बनोगे, नवाब बनोगे, कहीं एक बार नवाब बनाए रहो तो ये 10 दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक, बिटिया भी चली गई, दामाद भी चला गया, सत्ता भी चली गई, हम ही नकेरे रह गए भैंसी के साथ। अब यही काम बचा है। पहले तो उसने दिमाग लगाया कि हम नहीं बनेंगे, फिर ऑफर दिया अंग्रेजों ने, कहें कि हम आपको अब की बार ऐसा नहीं होगा, एग्रीमेंट होगा बाकायदा, आपको हम पूरा विधिवत बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए। कहीं ठीक, कहीं चलो ठीक है, फिर अगर तुम बनवा ही रहे हो तो भाई साहब हम देखते हैं एक बार, कहीं ना इससे तो बढ़िया है नवाब बन जाए दोबारा। पहुँचे भैया मुंगेर। अब मुंगेर नहीं गए, मुंगेर नहीं गए, सीधे यहाँ से इनको अंग्रेजों ने दबिश डाली, पूरा इनको दबाव बनाया इनके ऊपर, और इनके ऊपर से जो है पूरा पावर हटा लिया। और हटाने के बाद इनको क्या कर दिया, हटाया, और इनकी जगह मीर जाफर को वापस फिर बैठा दिया। तो लिख लो, मीर कासिम के बाद फिर कौन बना नवाब, मीर जाफर। प्रश्न आ जाएगा कि पूछो बताओ मीर कासिम के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफर, टिक कर देना। ठीक है, ऑप्शन में मीर का आपको
दिखाया जाएगा, लेकिन आप लगा देना मीर जाफ़र ही लगाना, ठीक। मीर जाफ़र को वापस से बंगाल का नवाब बना दिया गया, और मीर जाफ़र जैसे ही बाकस का बंगाल में, अब ईगो हर्ट हो गया मीर कासिम का, बहुत तगड़ा ईगो हर्ट हुआ यार। किसी को तुम कुर्सी बैठाओ, घोड़े बैठाओ, फिर वो गधा बैठा दोगे तो उसका मूड तो ख़राब हो गई यार। अब ये झक्की आ गया बहुत बिकट, कहीं ना वैसी तैसी, मैं बदला लूँगा, जब तक बदला लूँगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। ये भाई साहब जो मीर कासिम है, मीर कासिम, अच्छा सुनो, यहाँ पर जो ये है, ये भारत है। भारत में आपको पता होगा ये आपका जो है उत्तर प्रदेश है, और ये आपका यहाँ पर दिल्ली है, और ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल का एरिया था, ठीक है। तो इनके बगल में उत्तर प्रदेश में जो नवाब थे, उनका नाम बताएगा कोई हमें, क्या नाम था उत्तर प्रदेश के नवाब का? तत्कालीन उत्तर प्रदेश के नवाब कौन थे? जैसे यहाँ पर नवाब थे वैसे वहाँ के नवाब थे। उत्तर प्रदेश के नवाब का क्या नाम था? सुजाउद्दौला। इस सिराजुद रहे, इस सुजाऊ रहे, इस सूज गए रहे, इस सिरा गए रहे, तो सिराऊ लिखो, इनका सुजाऊ लिखो। देखो उत्तर प्रदेश के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला लिखो, डब्बे में बंद कर लो सुजाउद्दौला को, सुजाउद्दौला। मीर कासिम डायरेक्ट पहुंचा सुजाउद्दौला के पास, सीधे आओ देखा ना था, दौड़ते हुए पहुंचा। कहीं भैया बहुत अपमान हो गया अब हमारा। कहीं क्या हुआ बताओ तो? कहीं भाईजान बहुत अपमान हो गया, बदला लेना है तो लेना है। कहीं कैसे? कहीं बताओ, हमको बताया नवाब और हम इतना अच्छा काम किए, और बताओ हमको रातों रात हटा के फिर हमें उनका उठा के बैठा दी वहाँ पर। ये तो गलत किया हमारे साथ। सुजाउद्दौला कहीं ये तो तुम्हारे साथ भी गलत हुआ, कल को हमारे साथ भी यही काम हो सकता है। कहीं अच्छा, कहीं चलो एक और मित्र है उनके पास चलते हैं। बगल में रहा दिल्ली, और दिल्ली में बैठे रहे कौन? ये लखनऊ में रहे, ये अवध लिख लो भैया, उसमें लखनऊ नहीं चलता था, अवध, ठीक है। बगल में है दिल्ली, दिल्ली पहुँचे भाई दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में भाई साहब बैठे थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और सुन लो, शाह आलम द्वितीय जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, दिल्ली की कमान संभाले थे। दिल्ली में जो बैठता है समझ लो पूरे देश पर एक छत्र राज करता है, सब कुछ उसके शासन प्रशासन उसके पास सब पूरा। भाई दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की बैठे थे बढ़िया आराम से। सुजाउद्दौला के पास पहुँचे, मीर कासिम प्लस मीर कासिम, कौन? मीर कासिम। सुजाउद्दौला के पास जब पहुँचे तो सुजाउद्दौला से बोले कि भैया ऐसी सी बात है, और इनके ज़्यादा करीब थे सुजाउद्दौला के शाह आलम। कहीं ऐसी सी बात है भैया, तो कहीं ऐसी बात है, तो कहीं कहाँ है मीर कासिम? मीर कासिम भी बेचारे पानी वानी बैठाया, इनको पानी वानी इनसे पूछा गया तो बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ। कहीं नहीं यार ऐसा ऐसा, कहीं लेकिन यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, युद्ध करना इतना शोभा नहीं देता, इसका और कोई समाधान निकालो यार, हम लोग इतना आसान नहीं है, उनके पास अभी जो है हम युद्ध नहीं कर सकते उनसे। बहुत समझाया गया, फिर इनको कसम देने लगे दोनों लोग, कहीं तुमको जो है बाबर की हड्डी की कसम, नूरजहाँ की कसम, ठीक, तुमको तुम्हारे पूर्वजों की कसम, ठीक, मुमताज महल की कसम हैं भैया, लड़ाई में साथ दे। तो बहुत इमोशनल अत्याचार करें इनके ऊपर, ये बेचारे रोए लगे, इमोशनल हो गए, हाँ यार अत्याचार तो बहुत किया अंग्रेजों ने, तो कहीं चलो युद्ध किया जाए। अब ये तीन के तीनों उतरे मैदान में, प्लस प्लस, इसी को त्रिगुट सेना बोलते हैं, त्रिगुट सेना, यही है त्रिगुट सेना। आ गए तीन के तीनों मैदान में, मीर कासिम लेके चला आया। अब जब लेके आया तो युद्ध के लिए जब ये सेनाएं चली आगे, भाई साहब जब ये सेनाएं आगे चली तो मैं आपको कॉमन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तीन की तीनों सेनाएं चली, जब चली तो भाई रॉबर्ट क्लाइव को इसकी सूचना फिर मिल गई। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है, और तक भाई देखो, एक आदमी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको और काम की जिम्मेदारी दी जाती है। भाई महेंद्र सिंह धोनी पहले विकेट कीपर बन के आए थे, लेकिन बल्लेबाजी इतनी अच्छी कर देते थे मिडिल ऑर्डर के नीचे जाके, जहाँ पर कई मैच जीता है उनको फिनिशर की भूमिका दे दी गई। इतना अच्छा फिनिशर बन गए कि आए दिन वर्ल्ड कप जिताने लगे, तो उनको क्या बना दिया गया? कप्तान बना दिया गया। ऐसे जिम्मेदारी रॉबर्ट क्लाइव को मिलती गई। रॉबर्ट क्लाइव का भी एक चेला था बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, बताओ उसका नाम सुने होगे आप लोग, बताओ क्या नाम था उसका? अब जाके घर में पढ़ना, जो कहानी हमने सुनाई है इस कहानी के आगे की स्टोरी आप घर में पढ़िएगा जाके, आपको इंटरेस्ट आएगा। बताओ, अब समझ में आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे क्या करती चली गई। अब तुमको समझ में आएगा 1773 के आने का कारण क्या था। ठीक, अब सुनो, यही इसी जगह पर क्या हुआ कि भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव को ये बात की सूचना हुई, रॉबर्ट क्लाइव, कि भैया वो तीन के तीनों आ रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय थे यूरोप में, यहाँ थे नहीं, तो इनका एक चेला था, उस चेले का नाम था
ए बी डिविलियर्स, देखियो ए बी डिविलियर्स को। अब ए बी डिविलियर्स जानते हो नहीं जानते हो, क्रिकेट आप लोग देखते नहीं होगे तो जानते क्या होगे, जानते हो कभी देख सुने हो नाम ए बी डिविलियर्स का, नाम तो सुने होगे, खतरनाक खिलाड़ी है ना। तो सोचो रॉबर्ट क्लाइव विराट कोहली है तो ये ए बी डिविलियर है, तो ये उनसे ज़्यादा खतरनाक होंगे कि नहीं होंगे, उनसे ज़्यादा खतरनाक होंगे। ये भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव जो है भाई साहब, ये अपने एक चेले को बुलाए, नाम था उसका हेक्टर मुनरो, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हेक्टर मुनरो, इसका नाम याद रखना, परीक्षा में हजारों बार पूछ। हम आपको 30-35 जो है बंगाल के क्वेश्चन तैयार करा दिए हैं इंपॉर्टेंट, आराम से पेपर में लगा लेना, अगर आ जाएगा तो बड़े आराम से लगा लो। अब यहीं से तुमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चार्टर एक्ट आने क्यों शुरू हुए, कौन सी कंपनी पहले आई, क्या कारण था, सब समझ में आएगा। हेक्टर मुनरो भैया आया सेना वेना लेके, हेक्टर मुनरो के पास उस समय सेना थी पूरी, तोप गोला बंदूक है सब लेके चले आए। इन तीनों के पास औजार भाला और तीर कमाने रहा, ये ऐसे अपना दिखावे वो गोला छोड़े, गोला सहित घुस जाए अंदर इनके आदमी, ऐसे भाला दिखावे उतने वो बंदूक चलावे तो पहला बंदूक चीरते हुए सीधे अंदर घुस जाए। कहाँ जीत पाओगे यार वो आधुनिक, और तुम तलवार वाले ऐसे तलवार, जब तक तुम कहोगे घोड़ा कड़कड़ कड़कड़ करोगे तब तक तो तुमको घोड़ा, और ये इतना खूंखार आदमी था, कहता था निशाना आदमी पे मत लगाओ, निशाना घोड़े पे लगाओ, घोड़ा बड़ा होता है आकार में, आदमी छोटा होता, गोली मिस हो जाएगी। आरआर में आपने देखा होगा गोली की कीमत बताई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज बहुत गोलियों की कीमत करते थे, वो हिंदुस्तानियों पे गोली नहीं बर्बाद करना चाहते थे, कहते थे बड़ी महंगी है यार, हम यहाँ पैसा खर्चा करेंगे इनके ऊपर, एक गोली मारेंगे इनको ऐसे ही मार डालो। अब हेक्टर मुनरो क्या करता था, घोड़े पर बंदूक चलवा देता था, आदमी गिर जाएगा दौड़ पाएगा नहीं, फिर धीरे धीरे रेंगेगा, आराम से मार देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, हेक्टर मुनरो ने किसी तरीके से ये युद्ध जो जीतेगा हेक्टर मुनरो ही, क्योंकि भाई इनके पास कोई कारण नहीं था, ठीक। हेक्टर मुनरो ने ये जीत लिया और इसी युद्ध को हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, फेमस है बक्सर का युद्ध। तो पूछ लेगा बक्सर का युद्ध के समय कौन सा अंग्रेज शासक था? हेक्टर मुनरो, यही क्वेश्चन आएगा, बक्सर का युद्ध। और कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे पूछेगा बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ था? 1764, अब मत भूलना 1764, ठीक है, 1700, अब तो नहीं भूलोगे तुम 1764 बक्सर का युद्ध, ठीक है, पूरा इनका पोथा तुम जान गए, इनका कॉन्सेप्ट क्या था आने का। 1764 जीते, जैसे जीते तो कासिम का तो ऐसी तैसी हो गया, लेकिन ये दोनों अभी भी नवाब थे, ये और ये, ठीक। तो अंग्रेजों ने कहा यार ये दोनों बहुत जानी मानी हस्तियां हैं, गलती से आ गई होंगी बहकावे में, इनसे यार वार्तालाप किया जाए। मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कि आपका कोई दुश्मन है और सचिन तेंदुलकर, वो विराट कोहली और ए बी डिविलियर को उठा लाए हैं और लड़ाई हो जाए, तो क्या आप ए बी डिविलियर विराट कोहली को भी सूली चढ़ा दोगे? नहीं ना, उनसे बात करोगे, भाई आप महान भाव हैं, आप पहले ऑटोग्राफ दीजिए हमें अपना। अब इनसे इनको थोड़ा सा वरीयता दे दी गई और इनसे बातचीत की गई, तो इनसे समझौता किया गया। अब सुनो समझौता, यही समझौता पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इनके दोनों के बीच में और प्लस अंग्रेजों के बीच, ऐसे ही लगाना, अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, इसको इलाहाबाद का समझौता कहते हैं। 1765 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद का समझौता बहुत पूछा जाता है। इलाहाबाद का समझौता ठीक इसी के बाद ही हुआ था। और देखो हम लोग 1773 के करीब चल रहे हैं, चार्टर एक्ट के पास पहुंचने वाले हैं। चार्टर एक्ट समझ गए बात को? 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई थी, लिख लेना संधि, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, ठीक है। एक साल बाद, क्योंकि बहुत मार वार खा गए थे तो इलाज करा रहे थे, तो एक साल बाद ही बुलाया गया था इनको, ठीक, एक साल बाद बुलाया गया, इनसे संधि की गई, क्योंकि ये भी जान रहे थे कि अब हम दबाव में हैं, युद्ध हमसे भी हो सकता है, इनको तो इनकी पावर मालूम ही थी, तो ये अपना जो है मिल गए, कहीं ठीक है संधि करते हैं। संधि में क्या हुआ? संधि में सुन लो, यही पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि में किन किन राज्यों की दीवानी दी गई थी। दीवानी का मतलब होता है राजस्व, राजस्व का मतलब टैक्स, टैक्स वसूलो, खुद टैक्स वसूलो, जितना खेती करे उस पर टैक्स वसूलो। देखे थे ना लगान पिक्चर, देखे थे? पैसे के टैक्स नहीं लेते थे, अनाज का टैक्स लेने लगते थे। टैक्स चाहिए, चाहे तुम पैसे फॉर्म में दो, चाहे जेवर बेच के दो, चाहे अपना लीवर किडनी फेफड़ा बेच के दो। ये तो उस जमाने में इतना सक्सेसफुल नहीं था भारत, नहीं तो यहाँ पर जानते हो अंग्रेज, अगर आज की डेट में अंग्रेज शासन कर रहे होते तो कहते तुम टैक्स नहीं दे पा रहे हो, तुम किडनी निकाल के दे दो एक तो, शुक्र मनाओ कि चले गए, समझ गए, उन्हें किडनी भी निकलवा देते वो। खैर छोड़ो, 1765 की, लेकिन एक बात है, अंग्रेज हमको सभ्यता दे गए। जिन जिन देशों में अंग्रेज नहीं गए वहाँ पर आज क्या है? नक्सलवाद, आतंकवाद, यही सब है। जहाँ जहाँ अंग्रेज गए वहाँ वहाँ देखो सभ्यता है। अपने यहाँ भले कुछ हो ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नींद नहीं आ रही, गुड नाइट, रात भर सोए नहीं, गुड मॉर्निंग, ठीक, चाय लीजिए, है ना, चाय हो गया,
और ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, डिनर किया कि नहीं किया, है ना। अपने हिंदुस्तान में सब कहाँ था, लेकिन भैया आज है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। चलो बस थोड़ा सा रह गया, सुन लीजिए। 1765 की संधि हो गई, और 1765 की संधि के बाद अंग्रेजों के दिमाग में एक कांड आया। क्लाइव के दिमाग में भी आया, क्लाइव वापस आ गया था, क्लाइव के पास भी आया, हेक्टर मुनरो के पास भी आया, और यही जो प्लान था ये ऊपर भेजा गया। इसीलिए वास्तविक संस्थापक इन्हीं को बोला जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि भाई साहब, जब हम यहाँ व्यापार करने आए, जब हम सत्ता बदल सकते हैं, सत्ता पे किसी और को बैठा सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं शासन कर सकते। यहीं पर कीड़ा, राइजिंग ऑफ अंग्रेज, यही से कीड़ा उनके अंदर आ गया कि यार अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम राजा बैठा सकते हैं, राजा बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम खुद शासन करें इनके ऊपर। डबल मुनाफा होगा, मसाला भी अपना, खेती भी हम ही करवाएंगे अपनी मर्जी से, सब कुछ हम अपनी मर्जी से करेंगे। बस यहीं पे कांड खत्म हो गया। अब यहीं पर कांड अध्याय इनका खत्म हुआ, और अंग्रेजों के दिमाग में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आया कि अब हम शासन करेंगे। और सुनो, 1765 के बाद इतिहास में कोई अंग्रेजों ने एक्शन नहीं लिया, और सन आया 1773, और एक अंग्रेजों का घोषणा पत्र आया। हाँ, अरे घोषणा पत्र मतलब वही चार्टर एक्ट, एक घोषणा पत्र आया। और जानते हो इतने बीच में हो क्या रहा था, यही हो रहा था 1765 से 1773 के बीच में यही हो रहा था कि भारत पे राज कैसे किया जाए। और जैसे एक सहमति बन गई कैसे राज किया जाए, बस उस राज को लॉन्च कर दिया गया। और उस राज का क्या नाम था, उस राज का क्या नाम था, लिख लो बेटा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। यही पहला, संधि के बाद पहला लेटर जो भारत में आया अंग्रेजों के पास, वो ये था। और इसकी 3 प्रमुख बातें थी, बच्चा याद रखना, पेपर में डायरेक्ट बैक टू बैक पूछी जा रही है, बैक टू बैक। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सबसे हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन था कि भैया जो, अच्छा अब सुनो एक और चीज बताते हैं। एक बैकअप में हमने आपको स्टोरी बताई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बताई थी क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बस मुश्किल से 3 मिनट और पढ़ूंगा, ठीक, 3 मिनट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं यहाँ पर आ चुके थे। अच्छा सुनो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तो सिर्फ एक कंपनी थी। कंपनी बहुत लोगों ने बनाई यूरोप में। यूरोप में पूरी कंपनी तो बनती थी, यूरोप में आए दिन कंपनी बना लेते थे। ये लोग व्यापारी थे ही, तो रोज कंपनी खोल देते थे। जैसे आज अपने यहाँ देश में कंपनियाँ रोज खोल रही हैं, ठीक। किसी को जीना चढ़ने में दिक्कत है तो फ़ोन करिए, एक आदमी आ जाएगा, जीना चढ़ा देगा, कंपनी खोल लो। हम तो कहते हैं किसी घर में कोई एक कंपनी खोलनी चाहिए, किसी घर में कोई बोलने बतियाने वाला ना हो तो तुरंत फ़ोन करें, एक आदमी भेज दिया जाएगा बोलने बतियाने के लिए। अब हिंदुस्तान में वो दिन आने वाला है भाई साहब, बात करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। और आज ऐसे ऐसे घर पड़े हुए हैं जिनके अंदर कोई नहीं रहता, केवल 2 बूढ़ा बुढ़ऊ रहते हैं, और उनसे मिलने वाला कोई नहीं है। उनका लड़का पुणे में पढ़ा है और लड़की दुबई में है, और एक बड़ा लड़का जो है वो बैंकॉक, वो वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। वो दोनों बेचारे घर में अकेले। ऐसे हैं कि नहीं घर, बताओ, बड़े बड़े हवेलियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक। और नहीं बैंकॉक, नहीं वहाँ जा पाए तो अपने यहाँ चले गए, कहाँ, पुणे और बेंगलोर चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग बाहर जॉब है, यहाँ रायबरेली में कोई जॉब है, लखनऊ में कोई जॉब है, बताओ, इंदिरा नगर में कोई जॉब है, डिग्री कॉलेज चौराहे पर कोई जॉब है बड़ी, कोई जॉब नहीं है क्या जॉब? नहीं जॉब है। तो अब जॉब करने के लिए लोग बाहर थे, तो एक ये ऐप बनाना चाहिए। जैसे जोमेटो का है, खाना पहुंचा दिया, बाइक वाले आ गए तुरंत से, ओला वाले आ गए, तो हम लोग भी ऐसा किया जाए कि कोई अगर वृद्ध हो, घर में कोई ना हो, उनको भी कमी महसूस होती, कोई ना कोई रंग से बोले बतियाए, तो ऐसा काम किया जा सकता है, ठीक। या जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग जीना नहीं चढ़ पा रहा तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दो कि अगर आप कहीं पर जीना ना चढ़ पाएँ तुरंत फ़ोन करें। तुरंत हम लोग रहते हैं डिग्री कॉलेज में, तुरंत फ़ोन कर देंगे, एक आदमी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा तुरंत चढ़ा दो, है ना। तो अब ये जमाना आ गया। तो ऐसे ही अंग्रेज करते थे, रोज़ कंपनी बनाते थे। अंग्रेजों की बहुत सारी कंपनी थी। अंग्रेजों की कंपनी अगर देखना चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, बहुत कंपनी थी, लेकिन अभी मतलब लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रोज बनाती थी। और एक बैकअप में जो स्टोरी हमने आपको बताई थी वास्को डिगामा वाली, वास्को डिगामा जब आए तो उन्होंने क्या किया,
ईस्ट इंडिया कंपनी का बिगुल बजा दिया यहाँ पर। भाई पहला आदमी वही था जो यहाँ से व्यापार करके गया था, वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा के बाद सब एक के बाद लाइन लगा दें, होड़ लगा दें। पहले आए वास्को डिगामा, फिर उसके बाद पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। ये तो आप पढ़ते हो, ये तो भारत में आगमन था कंपनी। लेकिन अगर और देखा जाए तो और भी कंपनी थी। डेनमार्क की कंपनी भी आई, स्वीडन की कंपनी भी आई, फ्रांसीसी कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ आई। ये सब कंपनी इतनी वैलिड नहीं है, लेकिन ये पूछी नहीं जाएंगी आपसे। आपसे सिर्फ पूछा जाता है भारत में कौन कौन कंपनी आई। अब सुनो, ये जो कंपनियां भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही थी उस समय भारत में, तो उस समय इन कंपनियों के पास जो था अधिकार था व्यापार का। तो यहाँ पर हस्तक्षेप किया किसी ने, किसने किया पता है? इंग्लैंड के शासकों ने हस्तक्षेप कर दिया। क्योंकि ऐसे मान लो कि हम यहाँ के रहने वाले, मान लो हम यहाँ के रहने वाले हैं, अभी हम मान लो ओलंपिक जीत जाएं वहाँ पर, मान लो अमेरिका में ओलंपिक हो और हम ओलंपिक जीत जाएं, तो हमें वहाँ इनाम मिलेगा। तो हम इनाम डायरेक्ट तो ला नहीं सकते, हमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। बिना अनुमति के हम इनाम तो ला नहीं सकते हिंदुस्तान, जब तक अनुमति नहीं देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जब खूब पैसा होने लगा तो टैक्सेस वहाँ लगते थे इंग्लैंड में, यूरोप में। तो यूरोप में हर अपना देश अपना टैक्स लगाता था कि बाहर से व्यापार करोगे तो हम टैक्स लेंगे तुम पे। इनकी नज़रों में चढ़ने लगे ये लोग। बाहरी ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, वो कहने लगा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ हिंदुस्तान में काम कर रही खूब तगड़ा पैसा कमा रही है, अब तो इसमें इंटरफेरेंस चाहिए हमको, नहीं तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन लोगों ने अपनी पैड बनाई और इंटरफेरेंस कर दिया। जब इंटरफेरेंस कर दिया तो क्या हुआ कि सुनो, 3 लोगों ने हम पर शासन किया है, जान लो। मंत्रिमंडल, किसका मंत्रिमंडल? अंग्रेजों का। और दूसरे कौन थे? दूसरे कौन थे? ब्रिटिश मंत्रिमंडल था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। और कौन थे? अंग्रेज थे। और कौन था? और कौन था? एक आदमी और था, क्राउन, राजा। क्राउन संसद, यूरोप की, इंग्लैंड की संसद से भी तो हम पर शासन हुआ बाद में। क्यों हुआ तो बताएंगे। क्राउन कब आया? क्राउन ना आता, आपको मालूम होगा 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल का पद हटाया गया था, वायसराय का पद रखा गया था, और शासन, सारा का सारा शासन किसने ले लिया था? अंग्रेजों ने। ये वही क्राउन है, राजा साहब, समझ गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से समापन हुआ था 1857 में। लेकिन तब तक खूब रेगुलेटिंग एक्ट दिए एक के बाद एक, 20-20 साल पर। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसमें पहली बात ये थी। दूसरा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विनियमीकरण होगा, हस्तक्षेप होगा, यानी नियम बनाने का अधिकार भी मिलेगा। किसको? नियम बनाने का अधिकार आ गया अंदर, ब्रिटिश मंत्रिमंडल। अब चाह कर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर सकती खुलेआम। अब मंत्रिमंडल भी घुस गया इसमें। अब देखो, इसीलिए तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ऊपर रिपोर्ट देनी पड़ती थी बाहर। अंग्रेजों की सोच, महारानी की सोच इतनी गलत नहीं थी, खूंखार नहीं थी वो, लेकिन ये यहाँ पर रहता था, एक पैनल, मशीनरी पैनल था, वो खतरनाक था, वो दिक्कत कर रहा था। मंत्रिमंडल आ गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश ईस्ट, हजारों बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का एकाधिकार, जो एक तरफा अधिकार था, पूरा का पूरा लगभग समाप्त कर दिया गया। हजारों बार पेपर पूछा, वो कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बताऊंगा आगे। अब यही मेरा टारगेट है अगला, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इसको बता दिया तो सारे रेगुलेटिंग एक्ट आपके खत्म हो जाएंगे, और सारे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सीधे आप जो है स्टार्ट मार दो आगे की। सीधे पुर्तगाल की एंट्री कराओ, फिर डच की कराओ, अंग्रेजों की कराओ, फिर फ्रांसीसी कराओ। सबसे पहले आने वाले शासक कौन? सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली 1961 में गए थे, गोवा से भगाए गए थे। समझ गए बात को? विश्व बताऊंगा आगे जब समय आएगा, अभी बस इतना समझो। ये 3 बातें लिख लो। तीसरी बात क्या लिखा है हमने? एकाधिकार लिख लो। एकाधिकार किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तुम्हारा जाने का समय आ गया, अब हमारा भी अधिकार है। मतलब हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बने और हम दुबई में बिजनेस करने लगे, तो यहाँ के जो राज्य सरकार ने इसने कहा कि भैया तुम अकेले बिजनेस नहीं करोगे, अब हमारा भी इस बिजनेस में क्या रहेगा? शेयर रहेगा, वरना जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुम जाओ वहीं रहो जाके, यहाँ मत आना। अब मजबूरी में करना तो था ही, तो कहें ठीक है भाई। तो ये 3 चीज़ें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना है इसको। पेपर में, आपके जीएस के पेपर में 1773 से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही 3 क्वेश्चन होंगे वो, ठीक। और सुनो,
सुनो सुनो, एकाधिकार खत्म कर दिया गया 99.9%, 1% अधिकार दिया गया। मालूम है क्या? चीन और चाय, याद रखना, चीन और चाय, बस इन्हीं पर आपका राज रहेगा। यानी भारत से अगर कोई चाय खरीदेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही खरीदेगी, और वहाँ यूरोप में अगर बेचेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचेगी, और चीन से अगर कोई व्यापार करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और कोई भी नहीं करेगा। तो ये तो नाम मात्र का अधिकार है, इसका क्या मतलब है? समझ गए बात को? इसी के बाद आया था क्या? पिट्स एक्ट आया था 1784। 1784 आगे बढ़ा के लिखना। 1784 में एक एक्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चा, बहुत पूछा जाता है। पिट्स एक्ट, पिट्स एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और सुनो, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है, गवर्नर का पद भी सृजित हुआ था। समझ गए? गवर्नर का पद भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सृजित हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो 1784, अगर 1784 याद आ रहा होगा तो एक हमने शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ा रहे तो हमने एक डेट बताई थी 1784। क्या हुआ था 1784 में? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, बताया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 को ही, वही 1784 है। 1700 पिट्स एक्ट आ गया। पिट्स एक्ट में क्या किया गया? पिट्स एक्ट में क्या किया गया था? कोई बताएगा? बताओ भाई, पिट्स एक्ट में क्या किया गया? चलो इसके आगे जो है कल हम आपको पिट्स एक्ट आया, फिर 1786 में आया। 1786 में महारानी को पूरा इसका राजभार चला गया, मतलब फिर उसके बाद इनका पूरा काम खत्म कर दिया गया। समझ गए? और सुन लो, सब जो ये पिट्स एक्ट आया, इसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया का समापन भारत में हो गया, और अब शासन होगा अंग्रेजी शासन। समझ गए बात को? आगे की स्टोरी बहुत बढ़िया है, ठीक, पढ़ाऊंगा किसी दिन, फिर समय मिल जाएगा तो फिर खींच देंगे आगे, ठीक। चलिए अब घर में जाना और आगे पढ़ने का प्रयास करना। कौन कौन कंपनी आई, फिर क्या हुआ, मैंने आपको लिंक करा दिया, मध्यकालीन से लेके आपको आधुनिक भारत में मैंने घुसड़वा दिया है। अब आगे काम आपका, घर में पढ़िएगा। अच्छा बताओ, सिराजुद्दौला के सेनापति का क्या नाम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन ऐसा है? मीर जाफर, ठीक। मीर जाफर को किससे गद्दी से हटा किसको बैठाया गया? ठीक। बंगाल की सबसे पहली राजधानी का क्या नाम है? मुर्शिदाबाद। कहां से कहां शिफ्ट करी? किसने शिफ्ट करी? मीर कासिम, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? पानीपत का युद्ध पानीपत का क्या है यार? 1757। अब वही पूछ रहे हैं, प्लासी का युद्ध। चलो अच्छा, फिर मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए, ठीक, थोड़ी देर संस्कृत इच्छा हो तो सुन लीजिए, ठीक है। भैया कल भी वापस चले गए थे, कल हम भी आए थे, थोड़ा सा लेट हो गए।